हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सो वेलकम बैक। तो फाइनली हमने डिपार्टमेंटल अकाउंट स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये मेरा लेक्चर नंबर 1 है जहाँ पे हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। और बेसिक चीज़ें भी मुझे आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी ये इंट्रोडक्शन में, ताकि आपको चैप्टर जो है अच्छे से वन शॉट इन मैराथन आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अगर एक एक करके लेक्चर देख रहे हो तो प्लेलिस्ट में आपको सब लेक्चर्स मिल जाएंगे। और अगर एक ही वीडियो चाहिए जिसमें सब पूरा टोटल चैप्टर कवर हो जाता है, तो आप मेरा मैराथन वाला लिस्ट है, सेम टू मैराथन लिस्ट। ठीक है, जिसमें सब जो भी चैप्टर्स है उसके मैराथन आपको उसी में मिल जाएंगे, तो ये भी आपको उसमें मिल जाएगा। और अगर वरना नहीं मिलता तो आप मुझे ये नंबर पे भी व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको सेंड कर दूंगा। और मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है वो ये है। व्हाट्सअप नंबर जो है मेरा वो ये है 9725714309। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करेंगे। अगर कोई वीडियो नहीं मिल रही है तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। एंड वन मोर थिंग, अगर कुछ भी क्वेरी आती है किसी भी सम के रिलेटेड तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो ये तो हो गई जनरल बात। अब अब यहाँ पे डिपार्टमेंटल स्टोर में, हाँ जो भी सॉरी डिपार्टमेंटल अकाउंट में क्या है, किस तरह से चैप्टर रहेगा वो सबसे पहले समझ लेते हैं। तो आपने क्लास 12th किया होगा, ठीक है ना। क्लास 12th में हमने किया था एक चैप्टर नंबर 2, जिसमें आपने फाइनल अकाउंट बनाया था। फाइनल अकाउंट में आपने क्या किया था, आपने बनाया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था। ठीक है ना, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या हुआ था, हम डेबिट करते थे, हम क्रेडिट करते थे, किसके रिलेटेड, गुड्स के रिलेटेड। अगर गुड्स इनवर्ड हो रहे हैं तो क्या करते थे, डेबिट करते थे। जबकि हमारा परचेस रहता था और गुड्स आउटगोइंग होता था तो हम क्या करते थे, क्रेडिट। जो हमारा क्या रहता था, सेल्स रहता था। फिर एक ओपनिंग स्टॉक होता था जो हमेशा डेबिट होता था, और एक क्लोजिंग स्टॉक होता था वो हमारा क्या होता था, क्रेडिट होता था। ठीक है, उसके बाद जो भी वेजेस के खर्चे होते थे, लेबर के खर्चे होते थे, या गुड्स के रिलेटेड खर्चे होते थे, वो हम क्या करते थे, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट करते थे। ठीक है ना, तो ये आपको सिनेरियो पता चल गया ट्रेडिंग अकाउंट का। उसके बाद था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम जनरली जो हमारे जितने भी ऑफिस के खर्चे हैं, जैसे रेंट, इंश्योरेंस, ठीक है, उसके बाद डेप्रिसिएशन, और उसके बाद इंटरेस्ट के खर्चे आपके, हाँ, इनकम भी हो सकती है इंटरेस्ट की। तो ये जो भी गुड्स के रिलेटेड खर्चे या गुड्स के रिलेटेड इनकम नहीं होते थे, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बुक करते थे। और जो भी खर्चे होते थे, एक्सपेंसेस ऑल डेबिट एंड इनकम ऑल क्या होता था, क्रेडिट होता था। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का सिनेरियो था। उसके बाद बैलेंस शीट था। जितनी भी कंपनी की बैलेंस शीट थी वो हम लायबिलिटी साइड शो करते थे, और पार्टनरशिप फर्म था वहां पे। और जितने भी फर्म के एसेट थे वो हम कहाँ पे शो करते थे, एसेट साइड करते थे। तो ये तीनों अकाउंट के सिनेरियो थे। आपने बाकी पार्टनर्स कैपिटल वाला है उस पे मैं आपको अभी ध्यान देने को नहीं बोल रहा। क्लियर, अब जस्ट खाली कहाँ दे रहा हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। पार्टनर्स का भी आएगा यहाँ पे, जो पार्टनर्स के रिलेटेड सब रहेंगे उसमें आएगा। लेकिन अब तक तो आप इतना समझ जाओ कि ये सब तो हम करते थे, सेम थिंग। ठीक है, सेम थिंग हमको यहाँ पे करना है। ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना है मुझे। ठीक है, सबसे पहले क्या बनाना है, सबसे पहले मुझे ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। मतलब क्वेश्चन में दिया गया होगा कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है या जनरल प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि ये वाले चैप्टर में एक और एड ऑन होगा, वो है जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो वो भी क्या है, बहुत ही सिंपल है, ज्यादा उतना कंफ्यूज नहीं होना है आपको, वो भी इजी है। तो टोटल मैं आपको कहूँ अगर अकाउंट कितने बनाने पड़ेंगे, तो एक तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट रहेगा, ठीक है ना। और उसके बाद आपका रहता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। एंड थर्ड आपका रहता है जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड लास्ट आपकी रहती है बैलेंस शीट। तो टोटल आपको 4 अकाउंट बनाने के रहते हैं। अब ये जो कि नाम आपने पढ़ा चैप्टर का क्या है, डिपार्टमेंटल अकाउंट, तो यहाँ पे ये चीज तो आप क्लियर हो चुकी होगी कि चैप्टर में पूरा डिपेंड मतलब क्या बनाना है हमको, डिपार्टमेंट वाइज हमको
जो भी हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है और जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो बनाना है, सिर्फ वो। ठीक है, बाकी जनरल P&L अकाउंट और बैलेंस शीट ये आपको ट्रेडिंग डिपार्टमेंट वाइज नहीं बनाना। डिपार्टमेंट वाइज सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। बाकी जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट ये कंबाइंड बनेंगे, ये डिपार्टमेंट वाइज नहीं बनेंगे। ठीक है, तो पूरे चैप्टर में हमको कुछ खर्चे ऐसे होंगे जो उन्होंने डायरेक्ट अलॉट करके दिए होंगे कि ये वाला इतना ये डिपार्टमेंट का है। मतलब सपोज कर लो कि ओपनिंग स्टॉक है 1 लाख रुपया टोटल। ठीक है, उसमें ये पहले से ही बता रहे कि 50,000 का जो ओपनिंग स्टॉक है वो डिपार्टमेंट ए का है और 50,000 का स्टॉक है वो डिपार्टमेंट बी का है। तो इस तरह से डायरेक्ट भी आपको दे दिया जाएगा। और उसके बाद कुछ खर्चे जो एक ऐसे होंगे जो आपको डायरेक्टली नहीं दिए होंगे, हमको समझना पड़ेगा, या तो फिर उन्होंने क्वेश्चन के अंदर बोला होगा कि इसको ये डिपार्टमेंट में इस तरह से बांटो। फॉर एग्जाम्पल कि कैरेज इनवर्ड है, कैरेज इनवर्ड मतलब गुड्स आ रहे हैं और उस पर कुछ लाड़ी पत्ता का हमने खर्चा किया। अब वो जनरली क्या रहता है, अगर 10,000 का खर्चा होता है कैरेज इनवर्ड का, तो अगर इन्होंने बोला है कि भाई डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी के बीच में उसको 3:2 में बांटो, तो हम 3:2 में बांट देंगे। अगर नहीं बोला तो हमें समझना पड़ेगा कि कैरेज इनवर्ड को मुझे परचेस रेशियो में बांटना है, कैरेज आउटवर्ड को मुझे सेल्स रेशियो में बांटना है। लॉजिक के साथ समझाता हूँ। कैरेज इनवर्ड मतलब गुड्स आ रहे हैं उस पे कैरेज, तो गुड्स आ रहे हैं मीन्स के मैं परचेस कर रहा हूँ ना, इसलिए वो परचेस रेशियो पे, क्योंकि वो खर्चा ही तब हुआ जब परचेस हुआ। अगर परचेस ही ना होता तो वो कैरेज का खर्चा होता ही नहीं। समझ में आया? इसलिए सेकंड थिंग, सेल्स रेशियो में हम कैरेज आउटवर्ड को क्यों बांटते हैं? क्योंकि गुड्स जा रहे हैं तभी तो वो खर्चा आ रहा है। अगर गुड्स जा ही नहीं रहे होते, सेल्स ही नहीं हो रहा होता, तो वो खर्चा आता नहीं आता। इसलिए कैरेज आउटवर्ड किस पे बांटते हैं हम? सेल्स रेशियो में बांटते हैं। इसी के साथ काफी सारे खर्चे हैं जो हम ये टेबल में डिस्कस करेंगे, किसको किस तरह से बांटना है, और अगर कुछ बांटने का रेशियो नहीं दिया जाता तो हमको किस बेसिस पे सेंस लगाकर हमको उसको एलोकेट करना पड़ेगा डिपार्टमेंट वाइज। और ये डिपार्टमेंट वाइज आपको सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन सी चीजें आएंगी वो मैं भी आपको जस्ट एक्सप्लेन करूंगा, और तो आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। बाकी बैलेंस शीट तो आपको आइडिया रहेगा, जितनी भी कंपनी की लाइबिलिटीज होती है वो लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल अकाउंट, एंड जितनी भी कंपनी की एसेट रहती है या कोई भी प्रीपेड खर्चा रहता है वो हम क्या करते हैं, एसेट से दिखाते हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले यहाँ पे ये टेबल पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है और इसको याद करना भी बहुत जरूरी है। और अगर जिसने लॉजिक लगाया तो उसको याद करने की जरूरत नहीं है, उसको ऑटोमेटिक ये फिट हो जाएगा माइंड में। ठीक है, तो ये मैंने भी याद नहीं किए, ये मुझे ओरली मेरे दिमाग में फिट है इसका लॉजिक, तो मुझे इसको याद करने की कभी जरूरत पड़ी नहीं है, तो आपको भी नहीं पड़ेगी आप अगर लॉजिक यूज करोगे तो। ठीक है, और मैं अभी यहाँ पे आपको जितने भी खर्चे हैं उनका लॉजिकली एक्सप्लेनेशन दूंगा कि ये क्यों इस तरह से बांट रहे हैं। क्लियर? तो सबसे पहले तो आपका जो खर्चा आ रहा है वो है रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। तो बच्चों देखो, रेंट, रेट और टैक्सेस जो भी डिसाइड रहता है ना, अब टैक्सेस में अगर मैं बात कर दूं, ठीक है, तो आपने जितने भी टैक्स लगते हैं प्रॉपर्टी का, समझ में आए? यहाँ पे बात किसकी होती है? रेंट की होती है। यहाँ पे बात किसकी होती है? टैक्सेस की होती है। रेट्स का छोड़ो अभी फिलहाल। तो रेंट की क्या होती है कि अगर आप कहीं पे रूम रेंट लेने जाते हो, कॉमन एग्जांपल लेता हूँ, तो आपने देखा होगा 1 BHK का 5,000 होता है, 2 BHK का 8-9 हजार रहता है, फिर डिपेंड करता है वो किस एरिया में भी है। अब मैं बात सिर्फ कर रहा हूँ 1 BHK 2 BHK, क्योंकि डिसाइड तो जनरली स्टार्ट तो वहीं से ही होता है ना। और अगर 3 BHK लोगे तो कितने में होगा? उसका रेंट थोड़ा ज्यादा रहेगा। 4 BHK लोगे तो और भी ज्यादा रहेगा। तो ये किस बेसिस पे वो रेंट डिसाइड कर रहे हैं? एरिया। क्योंकि 1 BHK बनता है कुछ 80-90 वाल में, 2 BHK बनता है 110 या 117 वाल में। आज 2 BHK भी मुझे बनाना है तो मुझे एरिया भी तो चाहिए।
तो यहाँ पे मैं बेसिक चीज कह सकता हूँ कि भाई रेंट भले डिसाइड घर पे होता है कि 1 BHK की 2 BHK या 3 BHK, लेकिन वो बनता भी तो उसी एरिया के हिसाब से है ना। तो इस वजह से जितना भी रेंट का खर्चा, जितना भी टैक्स का खर्चा है, वो एरिया के हिसाब से हमको बांटना पड़ेगा डिपार्टमेंट वाइज। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो कि मेरी एक शॉप है, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे ही शॉप है, ठीक है ना। अब वो पूरी शॉप जो है वो 300 वाल की है। कितने वाल की है? 300 वाल की है। और उसका मैं रेंट पे करता हूँ 10,000 रुपीज। कितना पे करता हूँ? 10,000 रुपीज रेंट पे करता हूँ। अब उसमें वो शॉप में मैंने फ्रंट और बैक दोनों साइड से दरवाजे हैं। अब यहाँ पे कस्टमर आ रहा है तो उसको क्लॉथ, ठीक है, कपड़े की दुकान, तो यहाँ पे है वो मेंस वेयर है राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे जो भी है वो वुमेन वेयर है। तो यहाँ पे मेरे दो डिपार्टमेंट है, यहाँ से वुमेन वेयर का शॉप है और यहाँ पे मेंस वेयर का शॉप है। लेकिन वुमेन वेयर का शॉप है, वो मेरा शॉप है वो 80% कवर कर लेता है, ठीक है, क्योंकि उसमें काफी सारी डिजाइन वेराइटियां हमें रखनी पड़ती है। तो वो मेरा जो शॉप है 300 वार का, उसमें से 80% तो सिर्फ वुमेन के जो क्लॉथ है, मतलब वुमेन के क्लॉथ वाला डिपार्टमेंट है वो कवर कर लेता है। बाकी जस्ट 20% है वो मेन का कवर करता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे अगर मैं कहूँ डिपार्टमेंट वाइज अगर मुझे खर्चा डिस्ट्रीब्यूट करना है और मैंने जो 10,000 का पेमेंट किया है, ठीक है, पूरे 300 स्क्वायर फीट का, अगर मुझे इसको डिपार्टमेंट वाइज का निकालना पड़े प्रॉफिट कितना है, तो मुझे ये रेंट को भी, रेंट हमेशा आपको ये कंबाइन देंगे, ये जितने भी खर्चे देख रहे हो कंबाइन होगा। तो रेंट भी मुझे 10,000 कंबाइन दे रहा हूँ। तो अगर मैं डिपार्टमेंट वाइज अगर प्रॉफिट और लॉस बनाता हूँ तो मुझे इस खर्चे को भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस वजह से अब ये खर्चा मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूं, कि मैंने कितना सेल किया उस पर तो ये डिपेंड नहीं रहेगा ना, क्योंकि मेंस का सेल्स ज्यादा हो रहा है। अब मैं सेल्स के बेस पे रेंट थोड़ी देता हूँ, मैं तो ये 300 स्क्वायर फीट का एरिया है उस बेस पे देता हूँ ना। तो 300 स्क्वायर फीट का एरिया को सबसे पहले तो मैं डिवाइड करूंगा कि मेरा डिपार्टमेंट ए जो कि वुमेन वेयर था वो कितना यूज कर रहा है, फिर मेरा डिपार्टमेंट बी वो कितना यूज कर रहा है। तो वो 80:20 का रेशियो था कि 80 डिपार्टमेंट जो ए है वुमेन, ठीक है, वो यूज कर रही है एरिया, और डिपार्टमेंट बी मेन वेयर है वो इतना यूज कर रहा है। तो पहले तो ये एरिया इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो चुका, मुझे पता चल गया। अब मैं रेंट को भी इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। जो 10,000 का रेशियो होगा उसको मैं 80:20 में करूंगा, तो 8,000 जो है वो वुमेन वेयर के लिए आएगा और 2,000 है वो मेंस वेयर के लिए आएगा। इस तरह से मैं डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा। तो मैंने आप, और अगर अगर इन्होंने ऐसा बोल दिया कि वुमेन्स में 5,000 करो और मेंस में भी 5,000 करो, हमको नहीं देखना एरिया, वो एरिया ऐसा नहीं बोलेंगे नहीं देखना, वो एक जनरल एक बात डाल देते हैं कि रेंट एंड टैक्सेस जो रहेंगे वो आपको इक्वली बांटने हैं इन डिपार्टमेंट। तो फिर मुझे ये सब देखने की जरूरत नहीं है एरिया, ठीक है, ये मैं इक्वली बांट दूंगा। अब एक और क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन में एरिया दिया जाएगा? तो बच्चों देखो जरूर दिया जाएगा। अगर एरिया दिया जाता है और उन्होंने जनरल इंफॉर्मेशन भी बोली है कि इक्वली बांट दो, तो आपको इक्वली बांटना है। एरिया दिया है उसको इग्नोर करना है। एरिया फिर क्यों देंगे सर? कंफ्यूजन के लिए, ठीक है। अब सेकंड थिंग, अगर कोई भी जनरल इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि रेंट को किस तरह से बांटना है, तो कैसे बांटोगे? तो एरिया के हिसाब से। एरिया कहाँ से मिलेगी? एरिया उनको कंपलसरी देनी पड़ेगी। नहीं, अभी आगे सम करेंगे तो और भी क्लियर आएगा। नेक्स्ट, अब लाइटिंग एंड हीटिंग। अब लाइटिंग और हीटिंग किस पेट पे? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट if not metered separately in absence of number of point on the basis of area occupied। अब यहाँ पे सेम एग्जांपल लेते हैं वुमेन वेयर का और मेन वेयर का, ठीक है। तो वुमेन वेयर में अगर उसने 80% का एरिया कवर करके रखा है, मतलब 80% हो जाता है 240 स्क्वायर फीट, ठीक है। 240 स्क्वायर फीट अगर वो एरिया कवर करके रखते हैं, तो मुझे बताओ यहाँ पे मैं अगर लाइटिंग की बात करता हूँ, मेरा लाइटिंग का खर्चा आ रहा है 10,000 रुपए का, ठीक है। तो मैं किस तरह से बांटूंगा इन पे? तो वो भी मुझे 80:20 ही बांटना पड़ेगा। मैं जनरल पूरी बात सुना,
क्यों? क्योंकि अगर वो 80% का बिल्डिंग कवर कर रहा है तो उसके लिए मुझे 80% का बिल्डिंग मतलब 200-240 का स्क्वायर फीट का वो एरिया कवर कर रहा है, तो मुझे लाइटिंग भी तो उतनी लगानी पड़ेगी ना उसके लिए। अगर दीवार इतनी 15 फुट है तो मुझे एक लाइट में थोड़ी कम करेगा, मुझे 2 लाइटिंग लगानी पड़ेगी। वहीं अगर मेन स्क्वायर की दीवार जो है 5 फुट की है सिर्फ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एक ट्यूबलाइट में भी मेरा काम हो जाएगा। तो ये तो एक सेंस लग गया कि भाई जितना एरिया ज्यादा रहेगा, ठीक है। अगर आप देखोगे, आप अपने घर की भी बात ले लो, अगर आपके घर में हॉल होता है तो वहां पे आपने देखा होगा 2 ट्यूबलाइट होंगी, ठीक है। क्यों लगानी पड़ती है? अगर एक ट्यूबलाइट हम रखते हैं हमारे हॉल में तो भी हमें सफिशिएंट लाइट नहीं मिलती, इस वजह से हम क्या करते हैं, 2 लाइट लगाते हैं। अगर वही बात अगर हमारे रूम की जाए तो हमारा एक बल्ब भी जो है, ठीक है, वो सफिशिएंट हो जाता है लाइट को देने के लिए। लेकिन बात यहाँ पे लाइटिंग पॉइंट की आ रही है, ठीक है। तो लाइटिंग इतना आ रहा है तो हमारा वो जो खर्चा रहता है, ठीक है, वो हम एरिया के बेस पे भी समझ सकते हैं। अगर इन्होंने लाइटिंग पॉइंट नहीं दिया है तो मतलब अगर ये कह रहे हैं कि लाइटिंग का खर्चा 15,000 हुआ है, ठीक है, 10,000 ले लो, 10,000 हुआ है, और इन्होंने कुछ भी नहीं कहा, तो मैं एरिया तो क्वेश्चन में दिया जाएगा, वो बेस पे मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा लाइटिंग को और हीटिंग को। अगर इन्होंने मुझे दिया है कि हमने डिपार्टमेंट ए में 50 और बी में 50 ऐसे करके कि 50:50 में बांट दो, तो वो तो ऐसे ही इक्वली हो गया, तो मैं उसको इक्वली बांट दूंगा। मतलब अगर दे के रखते हैं नंबर ऑफ पॉइंट तो ओके, मेरे को वो रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर नहीं दिया तो मुझे किस बेसिस पे करना है, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया ऑक्यूपाइड। समझ में आया? ठीक है। और एरिया ऑक्यूपाइड या तो वो लोग क्वेश्चन में देंगे या लोग वो वर्बली बोल देंगे, नहीं दिया और इक्वली बोलते हैं रेंट का खर्चा, तो हमको ये भी इक्वली बांट देना है। अब चलते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम क्या बोल रहे हैं, देखो। अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर इंश्योर्ड, इंश्योरेंस ऑन गुड्स अकॉर्डिंग टू एवरेज स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट, वर्कमैन कंपनसेशन इंश्योरेंस ऑन द बेसिस ऑफ वेजेस पेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स ऑफ ईच। बस इतना ही है, सॉरी ये वाला यहाँ पे फोर्थ का है। तो यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम की बात हो रही है, तो ये बोलते हैं कौन सा मैटर मीन्स के इंश्योरेंस है वो आपके गुड्स पे है। अगर वो इंश्योरेंस गुड्स पे है तो आपको उसको डिपार्टमेंट वाइज एवरेज स्टॉक निकालना पड़ेगा और उस बेसिस पे आपको इंश्योरेंस को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। काफी समय आपको ऐसा भी देंगे कि ये जो इंश्योरेंस है वो क्लोजिंग स्टॉक पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो वो बेस पे हमको एवरेज स्टॉक नहीं देखना, हमको क्लोजिंग स्टॉक के बेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी वही रहेगी कि इन्होंने क्या बोला है। अगर ये कुछ बोल रहे हैं तो हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वरना हम हमारा जो यहाँ पे सेंस है कि इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला अकॉर्डिंग टू एवरेज स्टॉक है, तो एवरेज स्टॉक निकाल के हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसके बाद एक और इंश्योरेंस होता है वर्कमैन कंपनसेशन इंश्योरेंस, जो कि पूरे जितने भी आपके समय उसमें एक बार भी नहीं आया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे दिया है तो समझने की बात है, एग्जाम में आ सकता है। तो वो हमेशा वेजिस पेड की बात आ रही है, ठीक है। वेजिस जो आपने पे किए उस रेशियो में आप पे कर देना। क्यों? क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन जो रहता है ना, वो वेजिस पे ही डिसाइड होता है। समझ में आया? जैसे अगर मैं आपको बात करूं कि आपने कोई कॉर्पोरेट में जॉब करते हो, ठीक है, कोई भी आपने कॉर्पोरेट में जॉब करते हो, तो आपका जो इंश्योरेंस कवर रहता है ना, वो बेसिकली निकलता है उसका प्रीमियम आपकी सैलरी के बेस पे है, ठीक है। जितनी आपकी सैलरी रहती है उस हिसाब से आपका प्रीमियम रहता है, उस हिसाब से जो कंपनी है आपका प्रीमियम पे करती है। कभी अगर कोई कॉर्पोरेट में जॉब करते हो तो एचआर से पूछना, वो आपको समझा देगा। तो इन शॉर्ट कहना ये चाहता हूँ कि ये जो वर्कमैन कंपनसेशन इंश्योरेंस है वो भी वेजिस के बेस पे डिसाइड होता है, इसलिए वेजिस पेड जो यहाँ पे है लिख रहे हैं। नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट, सेलिंग कमीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो फोर्थ वाला, क्योंकि इसमें काफी बार ये लोग नहीं देंगे, यही चीज पे ये लोग नहीं देंगे, हमको कुछ समझना पड़ेगा। सेलिंग कमीशन, सेलिंग कमीशन किस पे होता है, हम कुछ सेल कर रहे हैं उस पे कमीशन। डिस्काउंट अलाउड, हम किसको डिस्काउंट अलाउड कर सकते हैं, जिसको माल बेचा है,
ठीक है ना। और माल किसको बेच रहे हो, सेल कर रहे हो, मतलब वो कह सकता हूँ परचेस, जिससे परचेस किया उसको डिस्काउंट अलाउड करोगे क्या, नहीं कर पाएंगे ना, उसको कैसे अलाउड करेंगे। तो जिसको सेल किया है उसको ही डिस्काउंट हम अलाउ कर सकते हैं। बैड डेब्ट, बैड डेब्ट क्या होता है, हमने जिनको सेल किया उन्होंने पैसा नहीं दिया, तो ये भी सब देख रहे हो सेल के रिलेटेड है, किसके रिलेटेड, सेल के रिलेटेड। पेकिंग कैरिज आउटवर्ड की बात है, तो जो भी सेल हो रहा है और उस पे आपने पेकिंग करा, तो ये हमारा क्या हो गया, पेकिंग कैरेज आउटवर्ड। फिर एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट आप अपने शॉप की ही करोगे ना। एडवर्टाइजमेंट ऐसा तो है नहीं कि आपके मोबाइल का शॉप है और आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो अपने स्कूटर सेल की, बराबर। तो यहाँ पे वो बात नहीं आ रही, यहाँ पे बात आ रही है एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है, तो ये आप अपने सेल के प्रमोशन के लिए जो खर्चा करते हो वो। सेल्समैन का, सॉरी, सेल्समैन का कमीशन, तो ये जो सेल्समैन का कमीशन होता है वो भी सेल्स के बेस पे होता है। फिर आता है सुपरविजन एक्सपेंस, जो भी सुपरवाइजर होता है, तो वो भी जो सुपरविजन करता है वो। तो ये जितने भी खर्चे यहाँ पे दिए गए हैं यही आपके बुक में आपको रीड करने को आगे मिलेगा, इसके अलावा कोई और बाहर का ऐसा खर्चा आपको देखने नहीं मिलेगा। ये आपको सेल ऑफ ईच डिपार्टमेंट की बात हो रही है। अगर डिपार्टमेंट ए ने 50 का सेल किया है, डिपार्टमेंट बी ने 70 का सेल किया है, ठीक है, तो ये जितने भी खर्चे हैं आपको 50:70 में बांटना पड़ेगा। अगर इन्होंने डायरेक्ट बोल दिया है कि इसको 2:2 में बांटो, 1:1 में बांटो, 3:2 में बांटो, तो उस तरह से बांटेंगे। अगर नहीं दिया तो मुझे क्या करना है, सेल ऑफ ईच डिपार्टमेंट। समझ में आया। अब चलते हैं फिफ्थ पॉइंट में, कैरिज इनवर्ड। अगेन कैरिज इनवर्ड और कैरिज आउटवर्ड में समझिए आप। कैरिज इनवर्ड मतलब के गुड्स आ रहे हैं, मतलब परचेस हो रहा है तभी खर्चा हो रहा है। यहाँ पे कैरिज आउटवर्ड वन यहाँ पे देखो दिया है ये वाला, ठीक है, ये पैकिंग है, ये कैरिज आउटवर्ड दोनों अलग अलग थे। तो कैरिज आउटवर्ड जो रहता है सेल के रिलेटेड, कैरिज इनवर्ड जो रहता है वो परचेस के रिलेटेड होता है। डिस्काउंट अर्न्ड मतलब क्या हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है, वहां पे डिस्काउंट अलाउड था, यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड किससे होता है, जिससे हमने परचेस करा है। अदर परचेस एक्सपेंस, कोई भी परचेस रिलेटेड एक्सपेंस आएंगे वो वेजेस जो रहेंगे, वो अनलोडिंग लोडिंग वाले खर्चे रहते हैं, वो भी। रेलवे फ्रेट रहता है, रेलवे फ्रेट ये काफी बार एमसीक्यू में आपको आ सकता है 1 मार्क में, ठीक है। तो ये सारे खर्चे जो रहते हैं वो हम परचेस के बेस पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। प्रायोरिटी क्या रहती है, अगर इन्होंने बोला है तो वो, वरना ये वाला। अब ये जो आपका सिक्स्थ पॉइंट है, ठीक है, जनरल इंश्योरेंस, सॉरी सॉरी सॉरी, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस प्रीमियम और रिपेयर का खर्चा। तो डेप्रिसिएशन जो रहता है वो मशीनरी की वैल्यू पे रहता है। आप अगर आपने अपने टू व्हीलर का अगर इंश्योरेंस कराया होगा तो उसकी आईडीवी वैल्यू रहती है, ठीक है, उस बेसिस पे आपका इंश्योरेंस निकलता है। मतलब जो मार्केट की वैल्यू आपकी, मतलब कि आपकी जो ये गाड़ी की वैल्यू रहती है उस बेस पे इंश्योरेंस होता है। ऐसा थोड़ी है कि 1000 का जो इंश्योरेंस करवाया, टू व्हीलर का भी वही रहेगा और फोर व्हीलर का भी वही रहेगा, बीएमडब्ल्यू वाला का भी वही रहेगा, ठीक है ना। बीएमडब्ल्यू भी फोर व्हीलर है, मतलब प्रीमियम गाड़ी है, ठीक है। तो वो सब किस पे डिसाइड होता है, वो गाड़ी की वैल्यू पे डिसाइड होता है जो भी इंश्योरेंस प्रीमियम होता है, क्योंकि वो कल को उनके पार्ट्स भी उस हिसाब से महंगे होते हैं। फिर आता है रिपेयर का खर्चा। तो रिपेयर भी जो रहती है आपके मशीनरी पे बात होती है। देखो अगर मैं बीएमडब्ल्यू को, किसी गाड़ी को अगर रिपेयर करवाऊं, ठीक है, जनरल सर्विस की बात करते हैं, तो शोरूम वाले 20-20, 25 हजार या उससे ज्यादा भी ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उतनी सर्विस महंगी रहती है। वहीं अगर एक्टिवा को लेके जाऊं तो वो कितने में हो जाएगी, 1000-2000 में तो रिपेयर हो जाएगी। तो यहाँ पे वही चीज की बात आ रही है कि इनको कैसे, ऑन द बेसिस कैपिटल वैल्यू ऑफ द एसेट। समझ में आया। अब यहाँ पे 7 पॉइंट, लेबर वेलफेयर एक्सपेंस और कैंटीन का खर्चा, ठीक है। तो लेबर वेलफेयर एक्सपेंस भी और कैंटीन का एक्सपेंस भी हमको वर्कर जो एम्प्लॉयड होते हैं उस बेसिस पे होता है, क्योंकि कैंटीन में खर्चा उतना ही होगा जितने एम्प्लॉय है। 100 रोटियां उतनी ही बटेंगी अगर 100 रोटी के एम्प्लॉय होंगे, ठीक है। तो ये किस पे बेसिस पे, वर्कर ऑफ एम्प्लॉयड। फिर यहाँ पे सैलरी एंड वेजेस जो आपको यहाँ पे दी है, ये जनरली आपको डायरेक्टली दे दी जाएंगी कि किस रेशियो में बांटना है, ठीक है, डायरेक्टली ये आपको बता देंगे। अब उसके बाद 9 पॉइंट देखते हैं, ऑफिस का खर्चा, मिसलेनियस एक्सपेंस, स्टेशनरी प्रिंटिंग एक्सपेंस, पोस्टेज, टेलीग्राम, टेलीफोन एक्सपेंस एक्सेट्रा, ऑन सम प्री डिटरमाइंड बेस और इक्वली अमंग डिपार्टमेंट। ये पहले से आपको टेंशन मत लो,
सारे के सारे खर्चे हैं आपको अच्छे से बता देंगे किस डिपार्टमेंट में कितना बांटना है, क्योंकि इनको कोई बांटने का हमारे पास सेंस नहीं आता, मतलब कि ये ना तो कोई परचेज के रिलेटेड है ना कोई सेल्स के रिलेटेड, मतलब ये कोई भी खर्चा है किस बेस पे नहीं हो रहा है। ठीक है, हमको कोई भी खर्चे को अगर सेंस लगाना है किस बेस पे हमको बांटना है तो उसका कुछ लॉजिक है। इनका लॉजिक नहीं है कि भाई ऐसा नहीं है कि वो 80% का एरिया कवर कर रहा है तो वहां का ऑफिस एक्सपेंस ज्यादा होगा। ठीक है, ये किस बेस पे हम अलॉट नहीं कर सकते, इसके लिए वो आपको दे देंगे कि इस बेस पे आपको करना है। वरना क्या करना, अगर कोई बेस नहीं दिया है तो ये सारे खर्चे क्या करना, इक्वली बांट देना। ठीक है, क्योंकि ये लोग ही बोल रहे हैं ना ऑन सम प्री डिटरमाइंड, या तो वो प्री डिटरमाइंड खुद बताना पड़ेगा और नहीं पता है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वली बांटना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बुक में लेके आया हूँ, एक खाता बुक लेके आया हूँ, 2 लेके आया हूँ, ठीक है ना, स्टेशनरी का खर्चा 200 हुआ, तो यहाँ पे वो भी तो यूज कर रही है, यहाँ पे एरिया का कोई बात ही नहीं आता है। ठीक है, यहाँ पे कोई लेबर की बात ही नहीं आ रही है, यहाँ पे कोई एसेट की बात ही नहीं आ रही है, तो मैं इस पे कोई कर ही नहीं सकता। इसके लिए या तो वो मेरे को पहले से बताएंगे या मुझे इक्वली बांट देनी है। लास्ट 10th पॉइंट है, ये देखो, ये वाले खर्चे, अब ये खर्चे लिख लेना बराबर, क्योंकि ये खर्चे जो रहते हैं ये डिपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। जो मैंने आपको कहा था ना एक एडिशनल अकाउंट आपको बनाना पड़ता है यहाँ पे, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये खर्चे सारे के सारे जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे। ये डिपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। कौन से ऑडिट का खर्चा, आपका डिपार्टमेंट 1 हो, आपका डिपार्टमेंट 2 हो, आपका डिपार्टमेंट 3 हो या आपके डिपार्टमेंट 4 हो। ठीक है, ऑडिट का खर्चा डिपार्टमेंट वाइज सीए नहीं निकालता, वो पूरे अकाउंट का ऑडिट का फीस लगाता है। समझ में आया? तो ये कोई भी डिपार्टमेंट में आपको डिस्ट्रीब्यूट करने का रहता नहीं है, ये जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डायरेक्टली दिखा देना। ठीक है, खर्चा है तो डेबिट, इनकम है तो क्रेडिट। उसके बाद कोई भी तरह का इंटरेस्ट, अब वो इंटरेस्ट डिबेंचर पे हो, वो इंटरेस्ट कोई लोन पे हो, ठीक है, या अनसिक्योर्ड लोन हो या सिक्योर्ड लोन हो, आपने इंटरेस्ट का खर्चा किया, और अगर कोई भी इंटरेस्ट से आपको इनकम हो रही है, जैसे कोई इन्वेस्टमेंट की है उसका इंटरेस्ट का इनकम मिला, या आपने खुद लोन दिया है किसी को उसका इंटरेस्ट पे आपको इनकम मिला, तो वो पीए जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड। बैंक चार्ज आता है, जनरल मैनेजर का सैलरी देता है। ठीक है, उसके बाद कौन सा खर्चा, हाँ मेन चीज, पार्टनर से इंटरेस्ट का, जो भी, अगर देखो हमने पार्टनर्स को, हमको ये पूरे चैप्टर में फर्म के बेस पे, क्योंकि फाइनल अकाउंट में भी हम ऐसे करते थे, हमने अगर पार्टनर को इंटरेस्ट दिया कैपिटल पे तो हमारे लिए खर्चा है, तो वो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे। हमने अगर पार्टनर से इनकम ली, किस पे इनकम लेते हैं, ड्रॉइंग्स पे, ठीक है, ड्रॉइंग्स लेके जाते हैं तो हम उस पे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, तो वो हमारे लिए जो इनकम रहता है वो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहाँ शो करना है, क्रेडिट साइड करना है। तो कोई भी इनकम होती है तो हम जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, और जो प्रॉफिट रहेगा वो, सॉरी, जो खर्चा रहेगा वो डेबिट करेंगे। और एक और खर्चा यहाँ पे आएगा लीगल का खर्चा, लीगल एक्सपेंस, वो भी जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे। तो ये जितने खर्चे थे, एक और चीज समझ सकते हो, इंटरेस्ट का जितना भी खर्चा है वो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट, इंटरेस्ट का जितना भी इनकम है वो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट। उसके बाद और कौन से खर्चे आ सकते हैं, तो एक ऑडिट का खर्चा, एक लीगल खर्चा और एक जनरल मैनेजर का सैलरी। इसके अलावा आपको कुछ भी ध्यान रखने, मतलब याद रखने की जरूरत नहीं है, ये सारे खर्चे जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे। और पार्टनर्स का इंटरेस्ट होगा तो वो डेबिट करेंगे, और जो ड्राइंग पे इंटरेस्ट होगा वो क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो ये टोटल आपको टेबल समझना था। आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया होगा। अगर कुछ भी डाउट होता है मुझे व्हाट्सअप करिए, मैं आपको एक्सप्लेन करने की पूरी ट्राई करूंगा वॉइस नोट के साथ। क्लियर? तो ये इंट्रोडक्शन था जो समझना बहुत जरूरी था। अब जैसे जैसे सम करेंगे आपको धीरे धीरे और अच्छे से आइडिया आएगा। चलिए मिलते हैं अभी हमारे डिपार्टमेंटल अकाउंट के बाकी के सम पे।